चलो जी, तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं अपने अगले चैप्टर पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को लेकर के। तो सबसे पहली बात समझो, जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस किस फॉर्म में मतलब एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसको यानी सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। जबकि यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, तो उसमें वाटर लॉस मिनिमम होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया रिलीज करता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता है उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिज्म में आते हैं बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। क्लियर है, अमोनोटेलिज्म में आते हैं बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। जबकि अमोनिया जो हमारा रिड्यूसिबल सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी अमोनियम आयन के फॉर्म में वो रिलीज होता है, और वो अलग अलग बॉडी सरफेस से रिलीज होता है या फिर गिल के सरफेस से भी रिलीज होता है। कौन? अमोनिया। खत्म। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। जब ऑर्गेनिज्म पानी से निकल करके ज़मीन पर आए तो उसको जैसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जरूरत पड़ा कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि ज़मीन पर तो उतना ज़्यादा पानी अवेलेबल हो नहीं पाता था उनको। तब वो लोग हो गए यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक याद रखना, दो वर्ड होता है यूरिको और यूरियो। तो पहले यूरियोटेलिक यानी जो यूरिया रिलीज करेगा। तो यूरियोटेलिक में आता है मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेज। बेसिकली उनमें क्या होता है, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेज जो कि यूरियोटेलिक है, उसमें होता है कि अमोनिया लिवर में यूरिया बनता है, फिर जो है सो उसको फिल्टर कर लिया जाता है किडनी के द्वारा, और बाद में यानी ब्लड से उसको फिल्टर कर लिया जाता है किडनी के द्वारा, और फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किसको? यूरिया को। क्लियर है, अमोनिया से लिवर में बनेगा यूरिया, और फिर वो लिवर से वो यूरिया ब्लड के थ्रू पहुंचेगा किडनी तक, किडनी उसको फिल्टर करेगा और शरीर से बाहर निकाल देगा। किसको? यूरिया को। लेकिन क्या पूरा यूरिया निकलता है क्या? नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रह जाता है किडनी में, रिटेन कर लिया जाता है, सो दैट कि ऑस्मोलैरिटी यानी ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। किसके अंदर? किडनी के अंदर। तीसरे नंबर पर आता है यूरिकोटेलिक, जो कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड सेलेस जो ज़मीन पर रहने वाले घोंघा और इंसेक्ट के बीच में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लेस टॉक्सिक, सबसे कम पानी चाहिए, इसीलिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड सेलेस और इंसेक्ट में यूरिक एसिड पेलेट या पेस्ट देखते ही होंगे उसके फॉर्म में रिलीज होते हैं। क्लियर है। अब आता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पाया जाता है, जबकि वर्टिब्रेट में किडनी पाया जाता है, यानी वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। अगर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस का बात करें, जिसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल पाया जाता है। प्लेनेरिया में यानी प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल। अगर हम बात करें एनेलिडा का और सिफेलोकॉर्डेटा का, एनेलिडा में भी सारा नहीं, कुछ एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा जिसका एग्जांपल एम्फियोक्सस है, तो कुछ एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा में भी प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, बाकी जो एनेलिडा है और अर्थवर्म उसमें पाया जाता है तुम्हारा नेफ्रीडिया। इंसेक्ट और कॉकरोच में पाया जाता है मालपिगियन ट्यूब्यूल, और क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन, जो प्रॉन्स में पाया जाता है एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। किसमें? क्रस्टेशियंस। क्लियर है। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट ए पेयर ऑफ किडनी, दूसरा पार्ट ए पेयर ऑफ यूरेटर, तीसरा पार्ट यूरिनरी ब्लैडर, चौथा पार्ट यूरेथ्रा। क्या क्या? ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एक ही यूरिनरी ब्लैडर और एक ही यूरेथ्रा। क्लियर है। किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, याद करो सर्कुलेशन बताए थे, कट होता है वहाँ पर जो स्कम बनता है वो भी डार्क रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन यहाँ पर किडनी रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का होता है। कहाँ पाया जाता है? तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा। सर कहाँ पढ़ेंगे? लोकोमोशन चैप्टर में बताएंगे, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा है ना। तो कहाँ पाया जाता है? किडनी का पोजीशन क्या होता है? लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पीछे पाया जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल वाल, डॉर्सल मतलब पीछे वाले साइड जिसमें धूप लगता है, यानी पीठ के तरफ, है ना। इसलिए किडनी हम लोगों के एब्डोमिनल कैविटी के पीछे पाए जाते हैं। तो कहाँ हुआ पोजीशन? बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम होता है। अब किडनी में यूरेटर हो, नर्व हो, ब्लड वेसल्स हो, वो सब कहाँ से जाएगा? तो उस सब के लिए होता है एंट्री पॉइंट हाइलम। तो किडनी जो बीन शेप होता है, जो उसका बीन शेप हुआ मतलब एक बाहर वाला कन्वेक्स और अंदर की तरफ कनकेव, तो कनकेव से सरफेस के सेंटर पे एक पॉइंट होता है हाइलम, उसी के थ्रू यूरेटर, नर्व और ब्लड वेसल एंटर करता है। किडनी से जाता है हाइलम में, हाइलम से जाओगे रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस तुम्हारा एकदम चौड़ा इलाका होता है, फनल शेप्ड होता है किडनी के अंदर में, और वहां से पहुंचोगे कैलिक्स में। एक को बोलते हैं कैलिक्स और ढेर सारा को कैलिसेज बोलते हैं।
ठीक है। किडनी का जो आउटर टफ लेयर होता है, किडनी का सबसे बाहरी लेयर होता है वो होता है कैप्सूल। इनर लेयर को दो पार्ट में बांटा गया है, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो अंदर वाला जो लेयर होता है उसका जो कॉर्टेक्स से सटा हुआ पार्ट, सॉरी कैप्सूल से सटा हुआ पार्ट होता है यानी बाहर की तरफ, वो हो गया तुम्हारा कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है तो मेडुलरी पिरामिड के बीच में और कॉलम ऑफ बर्टीनी यानी रीनल कॉलम के बीच में। रीनल कॉलम का ही दूसरा नाम है कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो कॉर्टेक्स पाया जाता है मेडुलरी पिरामिड और कॉलम ऑफ बर्टीनी के बीच में। क्लियर है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में और कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है। दूसरा मेडुला का अगर हम बात करें तो मेडुला सबसे अंदर वाला पार्ट हो गया किडनी का। मेडुला डिवाइड हो जाता है मेडुलरी पिरामिड में, और वो भी मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्ट हो जाते हैं यानी वो घुसे हुए रहते हैं। किस मेडुलरी पिरामिड किस में घुसे रहते हैं? कैलिक्स के अंदर में घुसे हुए रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है तो बेसिकली एक गुच्छा होता है किसका? कैपिलरी का, जो बना होता है रीनल आर्टरी से। किस चीज से बना होता है? रीनल आर्टरी से। उसमें भी अगर पूछेगा तो एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब वो आर्टरी जो ब्लड को लाता है कहाँ? किडनी के पास। एफरेंट आर्ट्रियोल है ना। तो उसी आर्ट्रियोल के, एफरेंट आर्ट्रियोल के कैपिलरीज से जो गुच्छा बनता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब आते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल शुरू होता है बोमेंस कैप्सूल से। अब बोमेंस कैप्सूल क्या होता है तो डबल वॉल कपला का स्ट्रक्चर होता है। डबल वॉल कपला का स्ट्रक्चर होता है बोमेंस कैप्सूल। उसके अंदर में ही होता है, वही चारों तरफ से घेरे रहता है लगभग किसको? ग्लोमेरुलस को। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल से शुरू होकर जाता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। वहाँ से जाता है हेनले लूप के पास, जो कि हेयर पिन शेप का होता है, और हेयर पिन शेप होने के कारण उसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। हेनले लूप से फिर आगे बढ़ोगे तो जाओगे हाईली कॉइल्ड डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में जाओगे मेडुलरी पिरामिड के थ्रू, जो कि कैलिक्स में रहता है, और कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी पिरामिड के थ्रू पहुंचोगे रीनल पेल्विस में। ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल होगा। रिपीट कर देते हैं, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी जो कि हाईली कॉइल्ड, फिर हेनले लूप, हेयर पिन से, फिर हाईली कॉइल्ड डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, और लास्ट में रीनल पेल्विस। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस के लिए क्रॉस करेगा किसको? मेडुलरी पिरामिड, जो कि कैलिक्स में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रीनल कैप्सूल या मालपिगियन बॉडी किसको कहते हैं तो बोमेंस कैप्सूल और उसके अंदर के ग्लोमेरुलस दोनों को कंबाइंड नाम दे दिया गया क्या? मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन कॉर्पसल पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में पाया जाता है। यानी कि कैप्सूल के अंदर जस्ट जो कैप्सूल से सटा हुआ पार्ट होता है उस रीजन में पाया जाता है, जबकि लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रीजन में, मेडुला में पाया जाता है। अब नेफ्रॉन दो टाइप का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बहुत कम में पाए जाते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा वो मेडुला में डूबा रहता है। किसका? लूप ऑफ हेनले का। लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है और वो काफी ज्यादा अंदर तक मेडुला में घुसा रहता है। किसमें? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में। लेकिन मजे की बात है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन पाया ही कम में जाया जाता है, पाया ही कम ऑर्गेनिज्म में जाता है। क्लियर है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? ब्लड को लाता है। ए फॉर एप्पल वाला ए। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लाता है कहाँ तक? ग्लोमेरुलस तक, और ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाता है ई, एलिफेंट वाला इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है। क्लियर है। इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से आगे जाकर के वो बनाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यानी रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक नेटवर्क जाल, एक जाल जैसा बनाता है, उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये भासा रेक्टा क्या होता है तो यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का कुछ हिस्सा जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है तो वो बना देता है यू शेप्ड भासा रेक्टा। लेकिन भासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, या नहीं ना के बराबर होता है। क्लियर है। अब आता है यूरिन फॉर्मेशन पर। यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन। अब अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें लगभग 1100 से 1200 ml पर मिनट में किडनी फिल्टर आउट करता है। किसको? ब्लड को। 1100 से 1200 ml ब्लड को किडनी पर मिनट में फिल्टर आउट करता है, जो कि हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता था? लगभग 5 लीटर के आसपास होता था, उसका 1/5 हिस्सा है। क्लियर है। अब आते हैं आगे, फिल्ट्रेशन कैसे होगा तो फिल्ट्रेशन 3 लेयर के थ्रू होता है। सबसे पहले जो ब्लड घुसा किसके? एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में, तो उसका एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल यानी ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल का एंडोथीलियम में पहला फिल्ट्रेशन। फिर वो ब्लड जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद चला जाता है एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल में। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम ऑफ अंदर वाले लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, और
बाहर वाले लेयर ऑफ एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के बीच में पाया जाता है ब्लड बेसमेंट पाया जाता है। तो ब्लड कहाँ से कहाँ, 3 लेयर से फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में। कहाँ से, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल के बाद जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, फिर जाएगा एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में, कोई दिक्कत नहीं है। और बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम सेल्स को कहते हैं पोडोसाइट। वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, उसमें छोटा छोटा छेद होता है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, यानी फिल्ट्रेशन का छन्ना बोलते हैं या स्लिट पोर्स भी बोलते हैं। अब जो फिल्ट्रेशन होता है ये वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, लगभग प्लाज्मा का सारा कंपोनेंट फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट क्या, प्रोटीन। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब चूंकि ग्लोमेरुलस ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाया तो इस किस रेट में करवा रहा है उस रेट को हम लोग बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कितना फिल्ट्रेट, कितना चीज बाहर निकाल लिया ब्लड से पर मिनट में किडनी। तो किडनी पर मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट निकालता है, यानी ब्लड में से 1 मिनट में किडनी 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड पास किया था, अब 1100 से 1200 ml में से 125 ml फिल्ट्रेट निकाल लेता है कौन, ग्लोमेरुलस। यानी कि एक दिन में अगर तुम काउंट करोगे तो 180 लीटर हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किडनी में GFR को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस। जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस क्या करता है, GFR को रेगुलेट करता है। तो ये JGA यानी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस होता क्या है, तो एक सेंसिटिव रीजन होता है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी DCT और एफेरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन पे। एक सेंसिटिव सेल मॉडिफिकेशन है, सेल का मॉडिफिकेशन है किसके जंक्शन पर, DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और एफेरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन पर। क्लियर है। जैसे ही GFR घटेगा तुरंत जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस यानी JGA एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और रिलीज करेगा रेनिन, एक टाइप का एंजाइम होता है जो वापस से क्या करता है, GFR को यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। क्लियर है। अब तुम सोचो कि सर 180 लीटर एक दिन में 180 लीटर तुम लोग पानी नहीं पीते हैं और GFR तो बोल रहा है कि 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली निकल रहा है, तो हम लोग को तो मर जाना चाहिए। नहीं, उस 180 लीटर का 99% हिस्सा वापस से हमारे बॉडी का किडनी का रीनल ट्यूब्यूल क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। अब रीएब्जॉर्ब कैसे करता है, तो नेफ्रॉन का जो एपिथेलियल सेल होता है, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया और वाटर का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन वाटर में ट्विस्ट है कि वाटर इनिशियल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है। अब जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है तो साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, किसमें, फिल्ट्रेट में रिलीज हो रहा होता है। किसमें, फिल्ट्रेट में, यानी ब्लड से जो फिल्टर आउट किया वो 125 ml, उसी में हाइड्रोजन आयन, कैल्शियम आयन और अमोनिया रिलीज हो रहा होता है। क्यों रिलीज हो रहा होता है, एसिड आयन बैलेंस के लिए हमारे बॉडी में। ठीक है, इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।